फैकल्टी मेंबर है राहुल सर. He has been selected as a credit officer in Central Bank of India. So this will be his success story, how he has achieved this and how he will tell you how you can achieve things in your life, and he'll only tell you, and it is his success story, and I welcome him on the stage, and a big round of applause for him. सबसे पहले तो मेरी इस जर्नी के अंदर मेरे कलीग स्टाफ मेंबर्स जितने भी हैं उन सभी का थैंक्स, और उसके साथ साथ आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे IBS के अंदर आज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 साल मेरे को कंप्लीट होने वाला है. 1 साल की जर्नी IBS के अंदर, और उससे पहले जहाँ से मैंने अपनी प्रेपरेशन बेसिकली स्टार्ट की थी, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आफ्टर माय कॉलेज, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा वहाँ से लेकर अभी तक का थोड़ा सा उस चीज़ पे बात रखूँगा. एक्चुअली आई हैव डन माय BSc इन 2019. 2019 में मैंने अपनी BSc कंप्लीट करने के बाद फिर जैसे हर एक स्टूडेंट या हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में होता है कि अब ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद अब नेक्स्ट क्या, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें और फ्यूचर के अंदर क्या जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, किस चीज़ को जो है एज ए कैरियर हमें चुनना चाहिए, चूज़ करना चाहिए. वो चीज़ स्टार्टिंग में एक चीज़ दिमाग में थी जब कॉलेज से पास आउट होकर बाहर निकले हैं. वो चीज़ आप सभी लोग भी फील करते होंगे, जब कॉलेज से हम बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा जो वो एक चीज़ दिमाग में रहती है कि किस चीज़ की प्रेपरेशन करें और किस चीज़ में हम जो है सिलेक्शन ले सकते हैं. क्योंकि कॉलेज के बाद फैमिली को भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने कॉलेज कंप्लीट किया है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे. तो जर्नी बेसिकली 2019 में स्टार्ट हुई थी, जब 2019 के अंदर सबसे पहले सोचा ये कि UPSC की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड था उस टाइम के अंदर कि सिविल सर्विसेज के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर जाना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया या बहुत ज़्यादा नॉलेज उस टाइम पे नहीं था. कॉलेज के अंदर से पास आउट हुए थे, सेम जैसे आप लोगों का कॉलेज के अंदर सारी चीज़ें रहती है उस तरह से कॉलेज से निकले, और वहाँ से जो है ये सोचते निकले थे कि UPSC या फिर स्टेट PCS की तैयारी करते हैं. वो जर्नी के अंदर गए, लेकिन 2019 लास्ट के अंदर वो कोचिंग के अंदर गए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की और वहाँ पे अपनी प्रेपरेशन जो है स्टार्ट की. लेकिन 2020 के अंदर जैसे लॉकडाउन लगता है उसके बाद वापस जो है घर गए. आज भी वो दिन जो 21 मार्च का दिन, ठीक है, 15 मार्च 2020 आई थिंक आप सभी को भी याद होगा कि उस दिन जो है जो कोरोना की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था. 21 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और 24 को लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हुआ था. उसके बाद वहाँ से 2-3 मंथ की जो प्रेपरेशन थोड़ी सी स्टार्ट की थी एक जर्नी, वो जर्नी वहाँ पे एक्चुअली स्टॉप हो गई थी. फिर स्टेट के अंदर भी जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन नहीं हो रहे थे, वो एग्जामिनेशन आपके स्टॉप हो गए. 4-5 महीने के लिए सारी चीज़ें बंद हो गई. फिर उसके बाद सोचा कि चलो अब UPSC या PCS की तैयारी कर रहे थे, साथ में बाकी एग्ज़ाम्स भी थे, उन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी थी. लेकिन उसके बाद थोड़ा सा घर की ओर से भी प्रेशर और खुद भी थोड़ा सा ये सोचा कि थोड़ा डिफरेंट साइड में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि स्टेट के अंदर उस टाइम पे कोई एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा था. तो 2020 का वो टाइम था. उसके बाद जो है B.Ed के अंदर एडमिशन ली और साथ में बैंकिंग की ओर थोड़ा सा दिखना स्टार्ट किया कि बैंकिंग के अंदर क्योंकि उस टाइम पे 2020 के अंदर मुझे अभी भी याद है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो है एग्जामिनेशन जो नोटिफिकेशन आया था उसका पेपर निकला था. तो उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करने का एक दिमाग में वो था. फिर वो चीज़ स्टार्ट की और साथ ही साथ B.Ed के अंदर भी एडमिशन ले ली, क्योंकि साथ में ये था कि फर्दर एजुकेशन जो है उसको भी अभी स्टॉप नहीं करना है, उस चीज़ को रिज्यूम रखते हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं. और 2021 के अंदर जब लॉकडाउन जो है पूरी तरह से खुल जाता है, कंडीशन लगभग नॉर्मल हो जाती है, बैक टू नॉर्मल जब सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद फिर बैंकिंग की प्रेपरेशन जो है
प्रॉपर जो प्रेपरेशन एट होती है उस प्रेपरेशन के अंदर निकलते हैं, और 22 के अंदर जैसे बीएड खत्म होती है उसके बाद प्रॉपर प्रेपरेशन, फुल प्रेपरेशन बैंकिंग की। और 2022 से लेकर 2025 तक काफ़ी सारे एग्जामिनेशन बैंक के दिए हैं। बैंक के बेशक 2022 से पहले भी एग्जामिनेशन बहुत सारे दिए, लेकिन वो फुल जो प्रेपरेशन होती है पूरी तैयारी के साथ वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, क्योंकि साथ में बीएड भी चली थी। तो बीएड की चीज़ें भी साथ में करना और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, वो दोनों चीज़ें एक साथ करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर वन साइड जो है अपना एक माइंडसेट तैयार किया और घर वालों को भी तैयार किया कि इस साइड जो है अब तैयारी करनी है, ये अब जो है फोकस है। तो बैंकिंग की तैयारी जो है प्रॉपर फुल फ्लैज तैयारी उस चीज़ की करनी है। तो 2022 से जो है फुल प्रेपरेशन जो है बैंकिंग की फुल फ्लैज प्रेपरेशन स्टार्ट की, और 22 के बाद बहुत सारे प्रीलिम एग्जामिनेशन, वो जर्नी जो एक एस्पिरेंट की रहती है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, उस जर्नी के अंदर एक्चुअली हर एक एस्पिरेंट आप भी वो चीज़ फील करते होंगे और आप भी वो चीज़ फील करेंगे कि हर एक एस्पिरेंट की जर्नी के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन आप फेस करते हो। एवरी ईयर आप जो है ज़ीरो से स्टार्ट करते हो और एग्जामिनेशन प्री देते हो, फिर मेंस के अंदर जाते हो, फिर इंटरव्यू के अंदर जो है अपीयर होते हो, लास्ट में फिर आपका रिजेक्शन होता है, चाहे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। तो आप फिर थोड़ा सा डिफरेंट एक माइंडसेट के अंदर थोड़ा सा नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन आपके है, अगर आप बैंकिंग के अंदर एज ए कैरियर बनाना चाहते हो, एज ए कैरियर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है सबसे पहले बैंकिंग के अंदर एक बार एंटर हो जाओ। उसके बाद आप के दिमाग में कहीं ना कहीं बैक एंड पे ये चीज़ होती है कि आपको आरबीआई की तैयारी करनी है या फिर एपेक्स इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनकी तैयारी आपको करनी है, सेबी की तैयारी, सीडबी की तैयारी, कोई भी एग्जामिनेशन इस तरह के आते हैं। तो पहला फोकस तो वही रहता है कि एवरी ईयर हमें जो है प्री देना है, मेंस देना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट किया और फिर एग्जामिनेशन 22, 23 और 24 वैसे कंटिन्यू हर एक साल 10 साल एग्जामिनेशन जो है दिए। 22 के अंदर सबसे पहले फुल फ्लैश तैयारी के साथ एग्जामिनेशन दिए थे। 22 के अंदर कुछ प्रीलिम क्लियर हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो है मेंस क्लियर नहीं हो पाए थे। फिर 23 के अंदर थोड़ा सा तैयारी जो है अपनी उस चीज़ को बेटर किया और 23 के अंदर एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन फिर से अपीयर किए और 23 के अंदर कुछ प्रीलिम जो है निकले, कुछ मेंस भी निकले, इंटरव्यूज़ भी दिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 23 के अंदर भी अगेन नहीं हो पाया। 24 के अंदर फिर से अपनी प्रेपरेशन जो है फिर से बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट किया और साथ में बीच में टीचिंग भी जो है स्टार्ट कर दी थी। 2022-23 के अराउंड जो है टीचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो टीचिंग के साथ साथ प्रेपरेशन करना थोड़ा सा ये चीज़ होती है कि एक प्लस पॉइंट भी है, एक आपका ड्रॉबैक भी है। दोनों चीज़ें आपकी साथ में हो जाती है, क्योंकि जब आप अपनी तैयारी के साथ कोई दूसरी चीज़ भी साथ में कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग ही क्यों ना हो, टीचिंग के साथ भी आपका थोड़ा सा क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट को आप टीच कर रहे हो या फिर आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है बेसिकली वही सब्जेक्ट्स आप ज़्यादा टीच करते हो, या फिर वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना भी ज़्यादा अच्छा लगता है जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है। वही सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग तो हुए, लेकिन वही दूसरी तरफ पर जो ड्रॉबैक हम इस चीज़ का देखें कि ड्रॉबैक मैं देखूँ तो बाकी दो सब्जेक्ट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन, अगर आप तैयारी के अंदर अभी जो है एंटर कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर चुके हो, आप एग्जामिनेशन देते हो, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जब आप मेंस के अंदर बैठते हो, मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। अगर आप इंग्लिश और करंट अफेयर्स को बहुत बेटर अपना नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं एवरी ईयर यू विल फील कि मेरा सिलेक्शन कहाँ से नहीं हो रहा है, कहाँ से रुक रहा है। तो दैट विल बी डेफिनेटली इंग्लिश और करंट अफेयर्स। इंग्लिश और करंट अफेयर्स के अंदर बेसिकली एवरी ईयर वो चीज़ होती थी कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स के अंदर उतना ज़्यादा स्कोर नहीं आता था। रीजनिंग और मैथ्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर टीच भी किया तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती थी, तो वो चीज़ें हेल्प करी है। बट उसके साथ साथ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मैं ये भी अपना एक समझता हूँ कि उस वजह से भी थोड़ा सा टाइम चीज़ों में लग जाता है और बीच में बहुत सारे एग्जामिनेशन और भी आते थे। जैसे 23 के अंदर एग्जामिनेशन आया था क्रेडिट ऑफिसर का, जो एग्जामिनेशन मैंने इस बार अपीयर किया है, लेकिन उस टाइम पे उस एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है फिल नहीं किया था। या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम और भी बीच में आते हैं जिनके फॉर्म हम फिल नहीं करते हैं। बेसिकली मेरे को ये लगता है कि जब आप एक प्रेपरेशन की जर्नी पे हो,
आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, वो चाहे आपका स्टेट के एग्ज़ाम हो चाहे वह सेंटर के एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ाम के अंदर आपको हर एक एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होना चाहिए, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने से ही आपका एक्सपीरियंस उस एग्ज़ाम के बारे में, उस एग्ज़ाम के बारे में आपकी अप्रोच, उस एग्ज़ाम के बारे में आप क्या सोचते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी आपको होती है एग्जामिनेशन के बारे में, और आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। उस क्लैरिटी को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर, जब भी आप जो है एग्जामिनेशन देते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प वो आपकी फर्दर, चाहे आपका जॉब है चाहे फिर आप एग्जामिनेशन आगे फर्दर दोगे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको आपके फ्यूचर एंडेवर में वो चीज़ हेल्प करेगी। वैसे ही 23 के अंदर एग्जामिनेशन, बीच में कुछ एग्जामिनेशन आते थे, कुछ हम फिल नहीं करते थे, कुछ ये था कि बीच में वैकेंसीज कम है, उन एग्जामिनेशन को उस वजह से फिल नहीं करते थे, लेकिन 24 के बाद एक थोड़ा सा अलग माइंडसेट के साथ जो है एग्ज़ाम्स को देना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर 1-2 साल एग्ज़ाम तैयारी के निकलते जा रहे थे। जैसे आपका थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ होता जाता है, प्रेशर आप पे थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, फिर आपको बेसिकली ये होता है कि सिलेक्शन अब इतने टाइम से नहीं हो रहा है, कहाँ पे आपकी कमी रह रही है, वो चीज़ें आप देखते हो। दूसरी चीज़ आप देखते हो कि जो आपके फॉर्म्स हैं, कौन सा फॉर्म आपको फिल करना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा बीच में माइंड के अंदर एक ये चीज़ भी आती है कि क्या सही तैयारी के अंदर क्या यही तैयारी हमें करनी चाहिए थी या फिर कोई और तैयारी के अंदर हम जा सकते थे। लेकिन अगर आप बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग के अंदर एवरी ईयर बहुत जो है अच्छे नंबर के अंदर वैकेंसीज आती है, तो बैंकिंग के अंदर आप सही कैरियर के अंदर या फिर आपने सही एक कैरियर अपने लिए चूज किया है जिसके अंदर आप जो है तैयारी कर रहे हो। वैकेंसीज एवरी ईयर, देयर इज लॉट ऑफ वैकेंसीज, चाहे आप एसएससी की बात करो चाहे बैंकिंग की बात करो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही डेडिकेटेड और पैशनेट होकर आपको करनी होगी, और उस एग्जाम के अंदर जितने भी फॉर्म आते हैं उन फॉर्म को आप फिल करिए। 2024 के बाद वो अप्रोच चेंज की कि हर एक एग्जाम का फॉर्म फिल करना, चाहे वो एग्जाम के अंदर वैकेंसीज कितनी ही कम क्यों ना हो या कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, सभी एग्जाम के नोटिफिकेशन को फिल करो जिसमें भी हम एलिजिबल है। पहले क्या होता था कि आरबीआई के एग्जाम्स आते थे, आरबीआई के बारे में ये अप्रोच लोगों की अभी भी ये माइंडसेट रहता है कि अभी मेरी तैयारी नहीं है तो मैं आरबीआई का फॉर्म फिल नहीं करूंगा, या फिर कोई फॉर्म ऐसा आता है जिसके अंदर वैकेंसीज बहुत कम होती है, ये फॉर्म मैं नहीं फिल करूंगा, अभी मेरी तैयारी उस चीज़ के लिए नहीं है, पहले मैं एक अपना जो है किसी भी लेवल तक, इस लेवल तक पहुंच जाता हूं, फिर वो वाले फॉर्म बाद में फिल करते हैं। तैयारी आपकी प्री और मेंस की तैयारी एक साथ चलती है, और कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी भी आपकी एक साथ चलती है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर अपीयर हो जाइए, अगर आपका प्रीलिम क्लियर है तो आपके जितने भी मेंस के अंदर सिलेक्ट हुए लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट मेंस के अंदर बैठेंगे वो सभी लोग लगभग एक ही लेवल पे आ जाते हैं, सभी का प्रीलिम क्लियर है। प्रीलिम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मेंस के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होना है, तो मेंस के अंदर जब आप जाते हो तो सभी एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तो आपको बेसिकली हर एक एग्जामिनेशन को फिल करना चाहिए और हर एक एग्जाम की तैयारी आपकी एक साथ हो जाती है। जब भी आप बैंकिंग की तैयारी देखिए, अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों पे थोड़ा सा पीछे जाऊं कि तैयारी जब हमने स्टार्ट की थी, बेसिक हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, अपना बेसिक सिलेबस को सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं वहाँ से। मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, 3 सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है सही लेवल पे पहुँच जाए, फिर हम एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हों। फिर वो जब आपने एक लेवल अटेन कर लिया है उन 3 सब्जेक्ट के अंदर, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जाइए। सभी एग्जामिनेशन का पैटर्न 95% एग्जाम का पैटर्न जो है सिमिलर रहता है। आरबीआई एक एग्जाम है जहां पे मेंस का पैटर्न डिफरेंट है, बाकी आप किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जाइए, आप इंश्योरेंस में जाइए चाहे बैंकिंग के अंदर जाइए, सभी का पैटर्न सेम है। इंश्योरेंस में एक सेक्शन आपको अलग करना होगा, दैट इज इंश्योरेंस अवेयरनेस। उसके अलावा अगर हम पूरा बैंकिंग और पूरा इंश्योरेंस का जो एग्जामिनेशन है, पूरा बैंकिंग इंश्योरेंस के जितने भी एग्जामिनेशन आते हैं सभी का एग्जामिनेशन लगभग एक ही ग्राउंड पे, एक ही पैटर्न पे रहता है। वो पैटर्न है कि आपका मैथ्स, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश, आप कितने अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हो और उसके साथ साथ आप जो उसकी प्रैक्टिस कितना अच्छे से करते हो। आप चाहे ऑनलाइन अपनी तैयारी कर रहे हो या फिर ऑफलाइन अपनी तैयारी कर रहे हो, आपका फर्स्ट फोकस शुड बी कि आपको सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है।
ऑनलाइन में आप करते हो, ऑनलाइन में आपको सिंसियर बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। ऑफलाइन में आप करते हो, ऑफलाइन में आपका एक शेड्यूल जो है अपने आप बन जाता है कि आपको डेली क्लासेस के अंदर जाना है। ऑनलाइन थोड़ा सा हम एक सॉफ्ट कॉर्नर खुद के लिए रखते हैं कि आज क्लासेस नहीं लगाता हूँ, कल क्लासेस लगा लूँगा। ऑफलाइन में ये रहता है कि डेली आपको क्लासेस तो एटलीस्ट लगानी है, और साथ ही साथ आपका सिलेबस जो है एक टाइम फ्रेम के अंदर खत्म होना चाहिए। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर खासकर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों आपके इक्वली जो है अच्छे होने चाहिए। अगर आपको आज के टाइम पे प्री भी जो है क्लियर करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तब तो आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। जब आपकी एक बार प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है उसके बाद आपको जो है मॉक पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मॉक चाहे आप ऑफलाइन लगाइए चाहे ऑनलाइन लगाइए, उस मॉक को आपको एनालाइज करना है। बेसिकली जब आप स्टार्टिंग करते हो अपने मॉक की, सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जाती है? हमारी नज़र जाती है टाइम पे। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं इनिशियली हमारी नज़र टाइम पे जाती है कि मैंने 20 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन करने हैं या 20 क्वेश्चन करने नहीं होते हैं उतने क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं इनिशियली। तो इनिशियली जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो मॉक टेस्ट के अंदर तो मैं यही आपको सुजेस्ट करता हूं कि इनिशियली या तो आप मॉक टेस्ट को सबमिट करके जो है अटेम्प्ट करें, ताकि आपका ध्यान जो है वहां पे घड़ी पे ना जाए। आपका मेन फोकस शुड भी कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सबसे पहले प्राइमरी फोकस वो होता है किसी भी मॉक टेस्ट के अंदर। तब आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट है या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑफलाइन के अंदर आप जो मॉक है आप पीडीएफ फॉर्म में आपके पास, प्रिंट आउट फॉर्म में आपके पास है, आप उसको सॉल्व करिए। आप कोशिश करिए कि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ना कि आपका फोकस होगा कि इस टाइम के अंदर मेरे को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्पीड आपको बाद में जो है आपकी स्पीड अपने आप जो है, जब आप प्रेपरेशन के अंदर बेसिकली जाते हो, आप 6-7 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज होती है। जब भी आप कंटिन्यू, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, एक बार आपके सारे क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन में समझ आ रहा है कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, आफ्टर दैट आपकी जो स्पीड है, स्पीड ऑटोमेटिकली अटेन होती है। स्पीड इज सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग इज आपका सिलेबस कितने अच्छे से क्लियर है, कितने अच्छे से आपने सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो एग्ज़ाम, हाँ, इनिशियली स्टार्टिंग से जो है काफ़ी सारे एग्जामिनेशन दिए हैं। प्री मेंस जो भी एग्ज़ाम होते थे, बैंक के जितने भी एग्ज़ाम आते थे, सभी एग्ज़ाम फेस किए हैं। 2022 के बाद तो कोई भी एग्ज़ाम आता था सभी एग्ज़ाम को अपीयर किया है, सभी एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए हैं। और काफ़ी सारे मेंस और कुछ एक इंटरव्यूज़ के अंदर भी अपीयर हुए हैं। फेलियर्स से चीज़ों को सीखा है, फेलियर से बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि कैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर कैसे हमने इम्प्रूव करना है और किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली हर एक एस्पिरेंट की जर्नी के अंदर वो चीज़ें रहती है। एज एन एस्पिरेंट या फिर एज एन एजुकेटर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें एज एन एस्पिरेंट सीखने को मिली है अपने जो जर्नी से, या फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है एज ए टीचर जब क्लासेस के अंदर नई सिचुएशंस को फेस किया है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प हमें करती है हमारी ग्रोथ के अंदर, और आप लोगों को भी डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हेल्प करेगी। आप क्लासेस के अंदर बहुत सारी कंडीशंस फेस करते हो, क्लासेस के अंदर बहुत सारे लोगों को फेस करते हो, आप चीज़ों को फेस करते हो, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एट दी एंड आपको हेल्प करती है आपकी सिलेक्शन के अंदर, या फिर आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो ये थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में मैंने चीज़ें आपके बीच में जो है शेयर की है। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आपने करंट अफेयर कहाँ से की सर? देखिए, करंट अफेयर्स बेसिकली जब स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन दिए थे उस टाइम तो करंट अफेयर्स का ये रहता था कि एक बार प्रीलिम का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और प्री के एग्ज़ाम हो जाए, प्री के एग्ज़ाम के बाद करंट अफेयर्स को जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब एक तो अटेम्प्ट्स इस तरीके से मेंस डे दिए उसके बाद चीज़ें समझ आई कि नहीं, प्री से पहले जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो
प्री से पहले एक तो मैंने जो है ऑफलाइन जो मैगजीन्स आते थे, ठीक है, एक तो ऑफलाइन मैगजीन्स, एक दो मैगजीन्स है जो मैं आपको बाद में सुजेस्ट भी करूँगा कि वो मैगजीन्स आप पढ़िए, वो मैगजीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इंस्टीट्यूट के अंदर है, इंस्टीट्यूट के जो मैगजीन्स है वो मैगजीन आप कंटिन्यू पढ़िए, उनको प्रैक्टिस करिए। साथ में जो है आपके ऑनलाइन डेली के जो है मॉक आते हैं, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के ऐप पे ही मॉक आते हैं या फिर बाकी भी बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ पे डेली के मॉक आते हैं और डेली के करंट अफेयर्स आते हैं। बेसिकली करंट अफेयर्स अगर आप डेली का करेंगे और डेली का साथ में मॉक ड्रिल आप लगाएंगे, मॉक ड्रिल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स है, आपके टेक्स्ट बुक है, स्मार्टहेडा है, ये ऐप्स है, या फिर आपका अपना IBS इंस्टीट्यूट का ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट पे आपको डेली के जो करंट अफेयर्स है और डेली के जो मॉक है वो भी आपको आते हैं। डेली की 5 या 6 न्यूज़ होती है। अगर आप मंथली न्यूज़ देखेंगे, मंथली न्यूज़ लगभग आपकी बन जाती है 2 से 300 के बीच में न्यूज़। अगर आप डेली की न्यूज़ देखोगे, डेली की न्यूज़ आती है 5 या 6 न्यूज़ को डेली करना ज़्यादा इजी है। अगर मंथली सारे न्यूज़ को आप एक साथ करते हो, 150-200 न्यूज़ एक साथ याद करना टफ होता है, वो सारी चीज़ें माइंड में जो है मिक्स हो जाती है, तो वो उस तरीके से टफ है। तो डेली का अगर आप करें तो वो ज़्यादा बेटर है कि डेली का आप पहले न्यूज़ एक बार कवर करें, न्यूज़ कवर करने के बाद आप एक बार उस न्यूज़ के जो भी वो करंट अफेयर है, जिस डे के भी करंट अफेयर है, वो आप मॉक लगाइए, वहाँ पे आप मॉक के अंदर देखिए कि आपने रिटेन किया है उस चीज़ को या रिटेन नहीं किया है। और उसके बाद आप फिर मंथली किसी से भी जो है लगा सकते हैं, कोई भी आपको PDF अच्छे लगते हैं, उन PDF से आप मंथली फिर आप वो लगा सकते हैं। सर हम एक ऐसी अप्रोच कैसे कर सकते हैं जहाँ पर हमें लाइक प्री और मेंस अलग अलग आते हैं, ठीक है, सो जहाँ पर हमें मेंस की तैयारी के साथ ही हम प्री की तैयारी कर लें, लाइक एक कोलैबोरेटिव अप्रोच कैसे हम अब कर सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तरफ, और ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम किन और एग्ज़ाम से ओवरलैप करता है? देखिए, आपने पहला क्वेश्चन आपका था कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ हम कैसे कर सकते हैं। जब भी हम अपनी तैयारी बेसिकली करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ होती है कि अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ प्री की, फिर मैं तैयारी करूँगा मेंस की। बेसिकली प्री और मेंस अलग अलग हो ही नहीं सकता है। जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपकी जो प्री का सिलेबस है वही सिलेबस आपका मेंस का है। बस डिफरेंस इज कि आपका प्री के अंदर थोड़ा सा लेवल बेसिक सा लेवल होगा, मेंस के अंदर थोड़ा सा लेवल एडवांस होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में अगर आप इनइक्वालिटी का टॉपिक कर रहे हो तो इनइक्वालिटी बेसिक आपको प्री के अंदर पूछेंगे, मेंस के अंदर आपको कोडेड फॉर्म में इनइक्वालिटी पूछेंगे। फॉर एग्जांपल एरर्स के क्वेश्चन है, एरर्स के क्वेश्चन आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपको पूछेंगे प्री में, मेंस में होगा, मेंस में आपके सेंटेंसेस ज़्यादा होंगे या फिर आपको वहाँ पे 8 से ज़्यादा एरर्स पूछे होंगे। तो मेंस के अंदर भी चीज़ तो वही है, बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया कि वहाँ पे एक ही सेंटेंस पे 2 या 3 एरर्स आपको पूछ दिए हैं। प्री में आपको 8 ही एरर पूछा है, तो दोनों की तैयारी आपको एक साथ ही करनी चाहिए। प्री और मेंस की तैयारी कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती है, एक साथ ही। बट हाँ, वो चीज़ कि आप किस लेवल तक जा सकते हो वन टाइप आप पहले थोड़ा सा एक लेवल अपना डिसाइड करते हो कि हाँ 60-70% की टफनेस, वहाँ उस लेवल के टफ क्वेश्चंस को मैं पहले गो के अंदर प्रिपेयर करूँगा। उसके बाद जो मेंस के जो बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम वी विल प्रैक्टिस इन आर लेटर स्टेज, वो चीज़ उसके साथ। और साथ ही साथ आपकी जो बाकी और एग्ज़ाम्स कैसे आपके इंक्लाइंड है इस एग्ज़ाम के साथ, तो अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो बाकी जितने भी एग्जामिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, तो वो सभी एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। स्टेट के अंदर अगर आपका कोई एग्ज़ाम आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी क्लास 3 का एग्ज़ाम आता है, उस एग्ज़ाम के अंदर आप अपियर हो सकते हो। 1 या 2 सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको वहाँ पे पढ़ने हैं, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट के अंदर आपको एज है बाकी स्टूडेंट से। आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो स्टेट के अंदर कोई कैंडिडेट तैयारी करा है, उसने वो सारी चीज़ें उतने अच्छे लेवल पे नहीं करी होगी। किसी एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, उस एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली आपको एज होगा, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में लेवल अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस ही है। स्टेट के अंदर बाकी आपको 1-2 सब्जेक्ट और करने हैं, स्टेट का जीके आपको पढ़ना है और हिंदी आपको जो है साथ में करना है, तो वो एग्ज़ाम्स भी आप अपीयर कर सकते हो। उसके बाद उसमें भी आप
बैठ सकते हो। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि फ्यूचर क्या है बैंकिंग एग्ज़ाम का? क्या अभी भी, जैसे इस बार तो काफ़ी पोस्ट किया, फ्यूचर में भी इतनी पोस्ट आनी चाहिए, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या आने वाले सालों में भी पोस्ट आती रहेगी? जो मुझे लगता है बेसिकली गवर्नमेंट इज़ फोकस्ड टूवर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, और अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज़ हम देखते हैं हमारे स्टेट के अंदर काफ़ी लोगों तक पहुंची है। ठीक है, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे बाकी बहुत सारी योजनाएं जो है गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स, अभी ऐसे स्टेट्स भी है जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे जनधन योजना आपकी पहुंच रही है, खाते आपके खुल रही है, अकाउंट्स खुल रही है, लेकिन वहाँ तक फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है। अभी तक हम वहाँ पे जो है ब्रांचेस अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने के चांसेस फ्यूचर के अंदर है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हो, अभी आप मेन सिटीज़ के अंदर आप बैंक की ब्रांचेस देखते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के चांसेस है, और गवर्नमेंट इज फोकसिंग टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अभी आप SBI का न्यूज़ ले लो, लास्ट ईयर SBI हैज़ ओपनड मोर देन 300 ब्रांचेस, तो 300 से ज़्यादा नई ब्रांचेस खोली है, और लास्ट 2 सालों के अंदर SBI के अंदर बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिला है। और सेम इस साल अगर हम देखते हैं, जैसे मर्जर हुआ RRBs का, RRB के मर्जर के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि वैकेंसीज विल डिक्लाइन, बट हुआ उसके ऑपोजिट। जो वैकेंसीज लास्ट ईयर थी RRB क्लरिकल के अंदर, वो वैकेंसीज इस बार उससे ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। मतलब ब्रांचेस एक्सपेंड हो रही है, बैंक्स एक्सपेंड हो रहे हैं, ब्रांचेस नई ओपन हो रही है, तो अगले 4-5 साल के अंदर जो है, अभी 4-5 साल के अंदर तो काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकता है बैंकिंग के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि अभी जिस कंडीशंस के अंदर हम स्टेट्स के कंडीशन देख रहे हैं, स्टेट्स के कंडीशन बहुत ज़्यादा अभी लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन आने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन आई भी नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पे एटलीस्ट आपको 7 से 8 चांसेस मिलते हैं साल में सिलेक्शन लेने के, 6 चांसेस तो आपके जो रेगुलर एग्जामिनेशन होते हैं, और उसके अलावा आपके जो बाकी इंश्योरेंस या फिर एपेक्स इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स भी होते हैं, वो एग्जाम्स भी आप अपियर कर सकते हो इस बेसिस पे। तो 7 से 8 चांस आपको मिल रहे हैं खुद को रिप्रेजेंट करने के या खुद को शो करने के। तो एटलीस्ट आपको इस तैयारी के अंदर 2-3 साल तो डेफिनेटली रहना चाहिए। 1-2 साल के अंदर डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत अच्छे से सिंसियर रहोगे तैयारी के लिए तो 1 साल के अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए, इस साल की एग्जामिनेशन अगर अभी से कोई सोच रहा है कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो किस एग्जाम की तैयारी की जाए, तो माई सुजेशन वुड बी, अगर आपको जल्दी जो है सिलेक्शन लेना है तो आप SSC या बैंक में से किसी एक को चूज करिए। अगर आपको लगता है आप एडवांस मैथ्स उसको अच्छे से कर सकते हो, GS को अच्छे से कर सकते हो, तो यू कैन गो टुवर्ड द SSC। अगर आपको लगता है आप एडवांस मैथ या GS नहीं करना चाहते हो, आप कुछ टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कर सकते हो जो बेसिकली उतने ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं है। रीजनिंग के अंदर आप देखोगे पजल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे, कोई भी इंसान जो है रीजनिंग के पजल्स को बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस करे। आपके बैकग्राउंड चाहे जो मर्जी हो, आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, सभी इक्वली गुड है उस चीज़ में। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो बैंकिंग के लिए। आने वाले 2-3 साल के अंदर तो काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल से अगर हम देखते हैं, पिछले 1 या 2 साल से जो वैकेंसीज़ है, वैकेंसीज PO के अंदर भी आ रहे हैं, क्लर्क के अंदर भी आ रहे हैं, साथ ही साथ LBO के अंदर भी आ रहे हैं। इस साल हमने देखा बहुत सारे LBO के नोटिफिकेशन आए हैं। तो LBO के अंदर जो नोटिफिकेशन आए हैं, उसके बावजूद जो है आपकी वैकेंसीज IBPS PO के अंदर कम नहीं हुए हैं, बल्कि IBPS PO के अंदर वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वैकेंसीज, अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाले सालों के अंदर भी हमें देखने को मिलने वाला है। आपने बताया कि फेलियर्स को भी फेस किया, उससे सीखा, तो ऐसे कौन सी मेजर 4-5 चीज़ें जो आप बता सकते हो कि जिनका हम ध्यान रख सकते हैं? देखिए, बेसिकली जब भी हमने एग्जामिनेशन अपने दिए हैं, जब हम बाद में एनालाइज करते एग्ज़ाम को जब भी एनालाइज किया, मैंने देखा कि कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक सब्जेक्ट है जहाँ पे स्कोर ज़्यादा अच्छा होता तो सिलेक्शन हो जाता। अब हर एक एस्पिरेंट के वो सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने क्या उस टाइम पे जो गलतियाँ 1-2 की है कि करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया।
क्योंकि प्री के अंदर करंट अफेयर्स नहीं आता है। प्री में तो हर साल प्री निकल जाते थे सारे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में प्री ज़्यादा नहीं निकले, लेकिन नेक्स्ट ईयर से प्री सभी निकलना स्टार्ट हो गए थे। प्री सभी निकले, लेकिन करंट अफेयर्स को फोकस नहीं किया, और उसके साथ साथ इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश लगता है कि बैंक के अंदर जो इंग्लिश है वो स्टार्टिंग में आपको लगेगा ईजी है, हो जाएगा, लेकिन जब मेंस के अंदर जाते हैं मतलब वो एक अनएक्सपेक्टेड सा रहता है कि इंग्लिश के अंदर 25 अटैम्प्ट भी कर दिए तो भी कोई पता नहीं है कि मार्क्स कितना आएगा। तो उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस वो उतनी अच्छे से नहीं किया। दूसरी चीज़, पहली चीज़ मैं मानता हूँ कि इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस मैंने नहीं किया है अपनी जर्नी के अंदर, और दूसरा चीज़ करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। और ये दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको मेंस अपने निकालने हैं। प्री आपके निकलते हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के बेसिस पे, मेंस निकलते हैं मेरे अकॉर्डिंग मेंस निकलते हैं करंट अफेयर और इंग्लिश के बेसिस पे। मैथ्स और रीजनिंग की आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लो, दैट विल बी एनफ। और किसी को कोई डाउट हो? किसी को कोई और डाउट नहीं है? सर अभी ये कहाँ पोस्टेड हो रहे हैं? स्टेट तो अभी एक्चुअली क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है ना, तो इसमें पहले ट्रेनिंग होगी, दैट विल बी 9 मंथ की। कहाँ पे होगी? ये होगी बेंगलोर में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है ना एक चीज़। एक्चुअली क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती है दो तरह से। एक तो क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती है एक्सपीरियंस बेस्ड या फिर क्वालिफिकेशन बेस्ड, एक निकलती है जनरल। अगर क्वालिफिकेशन बेस्ड होगी तो वहाँ पे बोला होगा पहले ही कि आपने MBA किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आपने किया हो। हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट बाद में करना है, ये वाली पोस्ट में हमसे नहीं मान रहा था MBA। इसमें बैंक भी हमारा जो है ट्रेनिंग करवाएगा। 9 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग होगी और 3 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। आफ्टर 1 ईयर उसके बाद जो है पोस्टिंग मिलेगी। 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। हिमाचल में होगी पोस्टिंग की? नहीं, देखो PO की तरह ही है सेम, जैसे PO में होता है। तो PO में कहाँ से भरे थे? हिमाचल से कहाँ से? नहीं, PO का फॉर्म देखो ना, PO का फॉर्म ऑल इंडिया लेवल का रहता है, तो ऑल इंडिया में पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। PO की स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं होती है ना, वैसे ही इसमें भी स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं थी। ऑल इंडिया की टोटल वैकेंसीज थी 1000 वैकेंसीज थी, तो 1000 वैकेंसीज थी, 1000 पर्सनस जाएंगे बेंगलोर, मणिपाल में ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 1 साल बाद पोस्टिंग मिलेगी। पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है इंडिया के अंदर, जहाँ भी बैंक को फिजिबल लगता है। देखो स्टेट के अंदर अगर वैकेंसीज है उतनी, मान लीजिए हिमाचल के अंदर पोस्ट आ ली है 5 और 5 ही लोग थे हिमाचल से जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो बैंक कोशिश करेगा कि हिमाचल वालों को हिमाचल में ही पोस्टिंग मिले। बट अगर ये हुआ हिमाचल में पोस्ट है 5 और सिलेक्शन हुआ 10 का, तो 5 का पोस्टिंग तो हिमाचल में हो जाएगा, लेकिन 5 को पोस्टिंग कहीं और मिल सकता है। तो वो तो लेटर ऑन ही पता चलेगा बाद में कि पोस्टिंग का हो। Okay, everyone give a huge applause. थैंक यू।